ये ऐसा बोर्ड क्यों दिख रहा है आज? चलो ठीक है, फोकस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डिस्कशन था अपना आज? S1। ठीक है, तो निकालिए सब S1 पहले। कर लिया होगा आई थिंक सबने सॉल्व। ओके। मोनोटोनिसिटी S1 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई, एनी डाउट? क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एनी डाउट? 4, नेक्स्ट 5, 6। कौन सा बेटा? 6 देखें सब लोग, 6 पे ध्यान दें। हाँ भाई, 6 में बोले क्या दिक्कत? थोड़ा सा लाउडली। हाँ। केसेस बना बना के ना, ए और बी को आपने देख लिया। अच्छा, बी ए से बड़ा दिया है, बी आगे ले लो, और फिर एक बार ले लो बी से बड़ा, जैसे अपन मॉड करते हैं सॉल्व जनरली, बी से बड़ा, ए से बी और ए से छोटा। तो इसमें फिर क्या दिक्कत है? डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया। क्या उसका क्या होता? नहीं, डिफरेंशिएशन सेम थोड़ी आएगा, अलग अलग है ना, ये मॉड से अलग अलग डिफाइन किया है, तो डिफरेंशिएशन सेम क्यों आएगा बताओ यार? ये फिर वही। हाँ, क्यों क्यों आएगा सेम? नहीं, ये बताओ ना अपने आप, मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 1 आपने फंक्शन लिया है, आपने अलग अलग उसको नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन कर रखा है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनका डिफरेंशिएशन सेम आएगा जब फंक्शन ही अलग अलग है? तो और क्यों चाहिए आपको डिफरेंशिएशन सेम? बोलो। चलो, और वो गेट गेट बंद कर, पहले गेट अच्छे से गेट बंद कर, लॉक कर दे। हाँ, बोलो बोलो, कम ऑन। डिफरेंशिएशन आपको सेम नहीं करना है, यहां पर आपको करना यह है कि मिनिमम वैल्यू निकालिए, और मिनिमम वैल्यू आती है स्टेशनरी पॉइंट पे। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट पर आपको क्या करना है? एफ डैश एक्स जीरो करना है। समझ गए? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 7th कोई डाउट? नेक्स्ट 8th का कोई सभी पार्ट में डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, नेक्स्ट इज 10th वन, 11th, 12th, 13th एंड 14th। ओके, तो ये हो गया मोनोटोनिसिटी का पार्ट। अब आप लोग कर लेंगे मेंस, हमारी डिस्कस हो ही चुकी है, O1, S1 और मेंस। ठीक है, जे एडवांस कर लो पहले, जे एडवांस। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लो, मोनोटोनिसिटी की जे एडवांस्ड लिख लो, मोनोटोनिसिटी की जे एडवांस्ड। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। शीट, अच्छा वो क्वेश्चन दिया था, हुआ क्या बच्चों? किस किससे हो गया? चलो बढ़िया। बाकी लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है किस किसने अटेम्प्ट नहीं किया, रेज योर हैंड। अपनी देखो, पूरी रिपोर्ट काटना, यहाँ पर जो मैं इंटरेक्ट करता हूँ ना, पूरा बताना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं पूरा मॉनिटरिंग करता हूँ कि यहाँ पर कौन कैसे कर रहा है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, किस सिचुएशन में हाथ खड़ा कर रहा है। वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी मैं इनपुट मांगता हूं ना, हमेशा ऐसे मत रहा करो कि इट्स लाइक कुछ नहीं, अपन तो ना तो उसमें हाथ खड़ा करेंगे कि हमसे हुआ, ना हमें डाउट है, ना हमने ट्राई किया, हम तो बस चुपचाप बैठे रहेंगे बस क्लास में। ऐसे मत रहा करो, ठीक है? तो बताओ किस किस से नहीं ट्राई किया ईमानदारी से, थोड़ा अच्छे से, मतलब फ्रैंकली, मतलब कोई भी दिक्कत हो ठीक है, इट्स फाइन, ट्राई करना बस। वो किस किस ने ट्राई किया और नहीं हुआ? ट्राई किया और नहीं हुआ, दैट्स गुड। देखो अब, मतलब इससे ना ट्रांसपेरेंसी रहती है ना, तो एक फेथ डेवलप होता है कि हाँ, बच्चों को जो बता रहे हैं, बच्चा बिल्कुल अपने पार्ट पर ईमानदार है, जरूरत होगी तो वो अपने आप पूछेगा। ठीक है, तो उस फ्लो में अगर हम पढ़ाएंगे तो दैट इज वेरी वेरी इजी फॉर अस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन को समझे।
क्या बोला है इसने, एक सर्कल है और ये पॉइंट एक ए है ना, इससे ट्रायंगल वाला है ना, पी ले लेते हैं, चलो ये पी पॉइंट, पी क्यू आर ट्रायंगल है क्या, क्यू और आर, ठीक है। अब यहां से क्यू आर कॉर्ड्स बनाई गई, ठीक है, कॉर्ड्स बनाई गई तो कई कि कॉर्ड हमने ऐसे यू बना दी, ये कॉर्ड हो जाए, ठीक है, पर हमारे दिमाग में क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मैक्सिमम करना है, ठीक है, तो ये कॉर्ड तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगी मेरे ख्याल से, ये डायमीटर वाली कॉर्ड तब भी हम लोग सोच सकते हैं, अगर क्यू आर हमारा ये हो जाए तब भी अपन सोच सकते हैं कि शायद एरिया मैक्सिमम आए, और ये भी हो सकता है, रादर मैं इसको लेने की जगह मैं इसको लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि हाइट वहां पर इतनी सी मिल रही थी, इधर हाइट इतनी सारी मिल रही है, ठीक है। अब ये डायमीटर है, हो सकता है कि इसमें एरिया ज्यादा है, क्योंकि वी डोंट नो कि यहां से अगर हमने P ज्वाइन किया, ये Q ज्वाइन किया, इसका एरिया है और एक हमारा इसका एरिया है, तो वी डोंट नो कि किसका एरिया ज्यादा हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन है, उसमें तो नहीं था, ठीक है। और P से शायद एक टेंजेंट भी ड्रॉ की गई है क्या, और ये जो कॉर्ड है ये इसके पैरेलल है, यही क्वेश्चन होगा, है ना। चलो, तो ये अगर टेंजेंट और कॉर्ड ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि यहां से जो नॉर्मल होगी वो सेंटर से पास होगी, ठीक है, और ये तो डायमीटर था ही, ये इसका सेंटर मान लो ओ है, ठीक है। अब चलो इन्वॉल्व हो जाओ, रेडियस इसका कितना है आर, ये सब इसका रेडियस आर हमें दे रखा है, ये आर और ये भी आर, ठीक है। तो यहां से हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मुझे तो थीटा मानना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, थीटा मान लेते हैं थोड़ा, वही टेंट वाला सवाल, टेंट वाला जैसा अपना क्वेश्चन था, तो ये समझो अपने टेंट वाले जैसा ही सवाल है, ठीक है। अब इसमें ये थीटा है, ये भी हमारा थीटा है, 2 थीटा हो गया, तो फिर से वही बात, ये ऐसे है तो हम इसको बहुत से बहुत क्या होगा, जैसे अपन नीचे आएंगे तो ये थीटा बंद होता जाएगा, अरे समझ रहे हो, थीटा बंद होता जाएगा, यानी थीटा हमारा 2 थीटा 0 की तरफ टेंड करेगा, तो थीटा हमारा डेफिनेटली 0 से तो बड़ा होगा। अब ये डायमीटर होगा तो ये ऐसे चला जाएगा, आर यू गेटिंग, वो पूरा ऐसे मस्त, यानी 2 थीटा क्या हो जाए 180, यानी थीटा क्या हो जाए 90, बट इस बार मुझे 90 वाला क्या सूट करेगा, क्योंकि डायमीटर वाला भी हम चेक कर, वो तो हम डिफरेंशिएशन को दे देते ना, वो का डिफरेंशिएशन टेंशन ले कि भैया 90 का आंसर देना है कि वो वाला आंसर देना है, हमने तो हमारी पॉसिबिलिटीज लिख दी कि 90 भी पॉसिबल है और 0 से 90 पॉसिबल है, क्या ये समझ में आ गया, ये थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं ना तो हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना शुरू करें, चलो उसके लिए मुझे बता दो, ये रेडियस है तो ये कितना हुआ और ये कितना हुआ, चलो बढ़िया। अब आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं पी क्यू आर, इन्वॉल्व हो जाओ बच्चों, हाफ बेस 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा, कम ऑन, बहुत बढ़िया, r प्लस r cos थीटा, परफेक्ट, तो ये 2 से 2 गया, r को बाहर बुला लो, r स्क्वायर कांस्टेंट है, r इज कांस्टेंट, एक थीटा का एक्सप्रेशन मेरे पास रह गया 1 प्लस कॉस थीटा, बोलो ये थीटा रह गया, अब थीटा को बदलने से हमें ट्राइंगल का एरिया अलग अलग मिलता जा रहा है, ठीक है। तो थीटा वेरिएबल है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा और उसको 0 कर दिया होगा, तो चलो बच्चों ये डेल्टा नाम दिया, तो डेल्टा डी डेल्टा बाई डी थीटा आर स्क्वायर, कम ऑन, साइन इज कॉस 1 प्लस कॉस थीटा, यस, प्लस साइन और माइनस लगा के साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब आगे क्या करें, कॉस में सब कुछ चेंज कर लेंगे, आर स्क्वायर कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस 2 थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस में क्वाड्रेटिक बन रही है तो बनने दो ना, क्या दिक्कत है, ये हो गया 2, मैं इसको थोड़ा अलग कर ले रहा हूं, 2t स्क्वायर प्लस टी समझ गया ना, कॉस थीटा माइनस 1, 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 1, 2t माइनस 1 और t प्लस 1, तो मेरे पास ये आ रहा है आर स्क्वायर
टू कॉस थीटा माइनस वन इंटू कॉस थीटा प्लस वन। और कॉस थीटा प्लस वन के बारे में हम यहां से अगर कमेंट मारे, व्हाट डू यू से? कॉस थीटा प्लस वन तो पॉजिटिव हुआ ना, तो सारा खेल हमारा सिर्फ इसी से चलेगा। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। टू कॉस थीटा माइनस वन पे इसकी साइन स्कीम बनाते हैं, देख लेते हैं कोई बेचारा रहे तो नहीं गया। चलो अच्छा ठीक है। हाँ, तो टू कॉस थीटा माइनस वन की मैं साइन स्कीम बना रहा हूं। यहां पर देखो मिस्टेक क्या होती है, सब ध्यान से सुनना। टू कॉस थीटा माइनस वन में ये देखिए जीरो कहां पर हो रहा है, तो वो हो रहा है हाफ पे। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, यहां कॉस है टी मान के, यहां पर हमेशा प्लस और माइनस ही लगाते। क्यों भाई, यही किया था ना। और जैसे ही आपने एमपी देखा होगा तो फिर यहां पर मिनिमा सोच लिया होगा। किस किसने ऐसा किया था, रेज योर हैंड, ईमानदारी, दैट इज मस्ट। और उल्टा आंसर आ रहा है ना, ऐसा क्यों हुआ? कॉस डिक्रीजिंग है, हमें खेल खेलना है थीटा के साथ, है ना। ये हाफ से पहले ये अपन टी से नहीं खेल सकते हैं ऐसे, क्योंकि टी अपना डिक्रीजिंग है। अपन जो एक्स के साथ खेलते थे ना, उसमें एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो या वहां चल जाता था। आपको कायदे से यहां पर ये तो चलो ठीक है, बट अगर एक्चुअली इस एक्सप्रेशन की साइन स्कीम बनानी है तो उसके लिए ये जीरो किस थीटा पर हो रहा है, पाई बाय थ्री पर। किस पर हो रहा है? हाँ, तो पाई बाय थ्री रोल प्ले करेगा ना। यहां पे लिखोगे आप पाई बाय थ्री, यहां लिखोगे जीरो, और यहां लिखोगे आप पाई बाय टू। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझो, जीरो से पाई बाय थ्री, जीरो से पाई बाय थ्री में कॉस क्या होगा, वन बाय टू से बड़ा होगा कि छोटा होगा? वन बाय टू से बड़ा होगा, क्योंकि कॉस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले कॉस की वैल्यू जीरो पर वन हुई, फिर वन होकर कम होती जा रही, आगे जाओगे तो कम हो रही है, और फिर एक मोमेंट आया हाफ, और उसके बाद और कम हो रही है। समझ में आई क्या बात? तो अगर कॉस यहां पर वन से हाफ है, तो ये वैल्यू यहां पर हाफ से पहले क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और यहां क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये हाँ जी बोलिए। इधर, हाँ इधर कर सकते हैं, पर चीज को अच्छे से समझाने के लिए यहां से दिख जाता है साफ साफ। हाँ ठीक है ठीक है, करें, पर ऐसे रटो मत। हाँ ठीक है ठीक है, आप समझ गए, दैट्स फाइन। आप यहां पर प्लस लिख दो और यहां माइनस लिख दो, हाफ से छोटा है, पर इससे क्लियरली समझ में आ रहा है एंगल में क्या हो रहा है। तो और अपन को चाहिए भी एंगल पाई बाय थ्री, हमें हाफ थोड़ी करना है, हमें तो थीटा चाहिए ना, और थीटा वहां पर डायरेक्टली पाई बाय थ्री मिल भी रहा है। सो पाई बाय थ्री पर मिनिमा की मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमम मिल रहा है, तो आपको सिर्फ पाई बाय थ्री यहां रख देना है। और क्या क्या पूछा, एरिया पूछा, क्या पूछा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आ गया, इस फॉर्मूले में पाई बाय थ्री रख देना, आंसर आ जाएगा। राइट डाउन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। थोड़ा साथ साथ नोट डाउन किया करो। हाँ बोलो। थीटा नहीं मान, साइड से, मैंने फिर बोला साइड से अवॉइड करो ना, एक्स और वाई और, समझ रहे हो, पता नहीं, आंसर तो ये है, आंसर थोड़ी चेंज होगा, कुछ तुमने मिस्टेक ही करी होगी, और उस लंबे मेथड से मेरा इंटरेस्ट भी नहीं होता।
चलो नेक्स्ट लिखते हैं। अच्छा, वायर ऑफ लेंथ वाला क्वेश्चन रह गया, लिखो पहले क्वेश्चन लिख लो, बाद में कंप्लीट करना। अ वायर, a wire of length 20 centimeter, a wire of length 20 centimeter is cut into two pieces. Is cut into two pieces. Full stop. One piece converted into a circle, and the other into a square, ठीक है? Full stop. Where should the wire be cut? Where should the wire be cut so that the sum total of the area of two plane figures, sum total of the area of two plane figures is first part, A part लिखो, minimum, और B part लिखो maximum. Start. अच्छा, एक चीज और है, ये भी सुन ले, जो मिनिमम मैक्सिमम वाली बात हमने करी है, ये जरूरी नहीं है कि आपने कट ही किया है। मतलब अगर वो जो वायर है पूरे ही, अगर उससे अगर अपन स्क्वायर या सर्कल बना दे और एरिया ज्यादा आ रहा है फिगर्स का, तो अपन वो भी कंसिडर करेंगे। मतलब सीधी सी बात, उन्होंने हमें वायर दे दिया है और बोला है कि एक सर्कल एक ट्राइंगल का यूज कर सकते हो बहुत, पर एरिया मैक्सिमम चाहिए, बस मैक्सिमम या मिनिमम। समझो, कट करने की जरूरत पड़े तो कट करके दो फिगर बना लो, नहीं पड़े तो पूरे वायर से कुछ भी बना लो, चाहे तो स्क्वायर बना लो चाहे सर्कल बना लो। ये भी है बात, ये कट ही करना जरूरी नहीं है, ये अज्यूम करके चलें। बोलो क्या सोच रहे हो, व्हाट्स योर थॉट इन योर माइंड? हाँ बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। यहां से आपने x काट, ये x काट लिया और कितना बचा? 20 माइनस एक्स बचा। तो एक से आपने सर्कल बना लिया और एक से आपने स्क्वायर बना लिया। तो x से आपने सर्कल बना लिया, 20 माइनस एक्स से आपने स्क्वायर बना लिया। यस, गो अहेड, ठीक है। 20 माइनस एक्स को 2, अच्छा मैंने वो लिख लिया, ठीक है, चलो हाँ समझ गया, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, करो करो, एग्जीक्यूट करो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एरिया का फंक्शन बना लो, जैसे मैंने यहां पर x को टोटल वायर से मैंने सर्कल बनाया है, तो आप x बोलोगे 2 पाई r हो जाएगा, तो r यहां से आ जाएगा, r आ जाएगा तो एरिया आ जाएगा x के टर्म्स में। इसी तरह आप स्क्वायर के साथ बात कर सकते हैं।
r is x upon 2 pi, so 20 माइनस एक्स को किसके बराबर करें? 4a, तो a आ जाएगा आपका 5 माइनस एक्स बाय 4। अब आप एरिया का फंक्शन बना लें, टोटल एरिया क्या? 20 पाई अपॉन 4 माइनस पाई, उस पॉइंट पर एक्स को कट करें, 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, मिन आएगा, पर वो मिन पे आएगा। नहीं, ये जो बोल रहा है वो मिन पे आ रहा है। मैक्सिमम को अपने आप सोचो, जनरली क्वेश्चन मिन का ही आता है, पर मैंने मैक्स भी दे दिया। चलो, हाँ, मैंने इसीलिए तो मैं शुरू में टर्म्स एंड कंडीशंस बोल दी अप्लाई। ठीक है ना, कि आप पूरा भी यूज कर सकते हो। फुल लेंथ से क्या बनाए, सर्कल की स्क्वायर, अगर बनाए तो पहले एक बार अच्छे से सोच लो, अपना पार्ट अच्छे से डन करो। योरसेल्फ, खुद करो, खुद करो, कीप ट्राइंग। एरिया, चलो देखो बहुत सिंपल है यार, क्या मतलब कंफ्यूजन हो सकता है किसी को? पाई आर स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर प्लस इसका एरिया साइड स्क्वायर 5 माइनस एक्स बाय 4 का होल स्क्वायर। ये तो हर बच्चे ने किया होगा, है ना? एरिया का फंक्शन बन गया। अब ये है, यहां से पहले पाई से पाई गया, डिफरेंशिएट करते हैं, डी ए बाई डी एक्स, तो ये आ रहा है 2x अपॉन 4 पाई माइनस 2 बाय 4 5 माइनस एक्स बाय 4। ठीक है, और इसको आपने जीरो कर दिया, और थोड़ा सा साइन स्कीम का भी ध्यान रखना, दिस इज एक्स अपॉन 2 पाई माइनस हाफ माइनस 5 बाय 2 एंड प्लस एक्स बाय 8। अब देखो, मैंने बोला ना, कई जगहों पर अगर आपको थोड़ा सा भी, इतना सा भी कंफ्यूजन हो ना, आप डबल डेरिवेटिव का यूज कर लेना, है ना? ये नहीं है कि कसम नहीं खा ली है कि उठाकर फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे यहां से हमारे पास क्लियरली देखें तो x कॉमन आ रहा है, और x कॉमन आते ही 1/2 पाई प्लस 1/8, 8 प्लस 2 पाई अपॉन 16 पाई। ये एक मिनट को, x माइनस x कॉमन 1/2 पाई प्लस 1/8 माइनस 5/2, या एक मिनट, इसको अपन पूरा ही लिख लें क्या? ये 8 था, ठीक है, तो हमने या फिर इसको जीरो ही करके निकाल लो डायरेक्ट। सो x कॉमन 1/2 पाई प्लस 1/8 इज इक्वल टू 5/2। सो x आ रहा है 8 प्लस 2 पाई अपॉन 16 पाई, 5/2, 8 गया, और 4 to 4, ये आ रहा होगा, x आ रहा होगा 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, x आ रहा है 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। अब एक बार देखो सर, मैं अगर इसको डायरेक्टली दोबारा डिफरेंशिएट कर लूं, अब क्यों कमन कंफ्यूजन रखे, डिफरेंशिएट करो, 1/2 पाई 1/8, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या होगा, मिनिमम। अरे उल्टा सोचने को बोला है ना, d2/d² पॉजिटिव है तो फिर मिनिमम होगा। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, बट ये मिनिमा मैंने फिर से बोला था, लोकल थोड़ी हुआ। हाँ, मतलब ये लोकल हुआ बेसिकली, पर हमें क्या चाहिए, ग्लोबल चाहिए। तो ग्लोबल में अब हमारा जो x है वो कहां से कहां तक है? वेरी गुड, x है हमारा 0 से 20, है ना? ये अब मैं इक्वल भी कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि x में बिल्कुल भी ना लूं, x 0 कर दूं, पूरा स्क्वायर ही बना दूं, या फिर x में 20 चला दूं, पूरा सर्कल बना दूं। सबको समझ में आया? इसलिए मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि किससे क्या होगा। जैसे अगर मान लो हमने फंक्शन, ये रहा अपना, ये फंक्शन है, ये फंक्शन,
एरिया का फंक्शन ए ऑफ एक्स कर लो इसको। तो मैंने अगर ए जीरो निकाला, ध्यान से देखना, ए जीरो ये गया, 25 आ रहा है। अपन यही तो करते हैं, वी चेक एट एंड पॉइंट्स एंड वेयर dy by dx इक्वल टू 0, उसी पर मैक्स मिन मिलता है। ए मैंने क्या रखा, 20 रखा एंड पॉइंट्स। बोलो 20 पर कितना आ रहा है, 20 पे 400 बाय 4 पाई प्लस एक्स को 0, ये आ रहा है आपका कितना, 100 बाय पाई। ठीक है, सो एक आ रहा है 25, एक आ रहा है 100 बाय, इन दोनों में से कौन बड़ा है? हाँ, आप इसको या फिर एक काम करो, इसको 100 बाय 4 लिख लो, अब आपको समझ में आ जाएगा। 100 बाय 4, तो 100 बाय 4, 100 बाय पाई, कौन बड़ा है? 100 बाय पाई बड़ा है। यानी खेल कैसा हुआ, 0 पर नीचे है, अब ये 0 से चला ग्राफ और इस पॉइंट पर मिनिमा दिया और इस पॉइंट तक चला गया। अरे समझ में आया? क्योंकि ये हाइट है a0 और ये है a20, अब ये है मिनिमा, अब ये पक्का मिनिमा तो हो गई होगा। अभी ये इसके ऊंचा है ना इससे, तो ये गिरा होगा और फिर ऊपर गया होगा। तो दिस इज द डेफिनेटली द पॉइंट ऑफ नॉट ओनली मिनिमा बट ऑल्सो ग्लोबल मिनिमा। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा एक तरह से, ये x हमारा अगर ये है तो कट करने पर हमें मिनिमम एरिया मिलेगा। और मैक्स का जवाब तुम्हारे सामने, बोलो मैक्स यही है ना, 100 पाई। ये कब आया, जब आपने x को क्या लिया, 20 लिया, यानी पूरा सर्कल बना दिया। पूरा आपने जो रॉड है उससे सिर्फ सर्कल बना दिया, स्क्वायर मतलब कटिंग ही नहीं करी। ये है इसका फाइनल आंसर। किस किस का सही था? हाँ, तो ये मैक्स में ही तो मजे हैं, मजे तो मैक्स में ही है। एग्जाम में तो मैक्स ही आएगा या फिर मिल और मैक्स टाइम्स कुछ आ जाएगा। तो ये सब चीजें सीखो आप। चलो लिखते रहो, किसी को भी डाउट हो तो पूछो। लिखो मिनिमा एट दिस एंड मैक्सिमा व्हेन एक्स इक्वल टू 20, यानी कंप्लीट सर्कल। हाँ जी, बताओ ग्लोबल मिनिमा। 0 पर फंक्शन की वैल्यू ये है 100 बाय 4, ये है एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और इस पर जो भी वैल्यू है हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू है, रख के देख लेना उस गंदे से फंक्शन में। ये जो तेरा एक्स है ये 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है, और ये तुम्हारा जो एक्स आया है ये आया है 20। तो बताओ इसमें क्या मतलब, क्या नहीं आया बताओ? टर्निंग पॉइंट है ना ये, यहां से जाना है, यहां से ऊपर जाना है, एक पॉइंट पर टर्न भी लेना है। यहां से ऊपर ऐसे ही भेज दूं क्या? टर्न तो करवाऊं ना। अब मैं इसको यू करके टर्न नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? मैक्सिमा आ जाएगा। अरे समझो ना, यहां से वहां तक तुम्हें जाना है और ऐसे ही नीचे से ही टर्न लेगा क्योंकि उस पॉइंट पर मिनिमम है। ठीक है, आया समझ? और कोई डाउट, कंफ्यूजन? तो फिर आप इस पर वैल्यू निकालने से बच जाओगे, वरना फिर बच्चे क्या करते हैं कि इसको भी उठाकर रखते हैं इस एक्सप्रेशन में। गंदा सा आता है, फिर सोचते रहते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा। y2, नो नीड। आया समझ में? और कोई डाउट हो तो पूछो। चलो नेक्स्ट। अगला है इसके बाद, देखो फाइंड द, पहले क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द greatest area, find the greatest area of the isosceles triangle, find the greatest area of the isosceles triangle that can be inscribed
that can be inscribed in a given ellipse, in a given ellipse. ज्योमेट्री के बढ़िया सवाल बनते हैं, इस पे ध्यान रखना. having its vertex containing the equal sides coincident with one end of the major axis. Coincident with one end of the major axis. That's all. बच्चे सोच रहे हैं इसमें कुछ डेटा तो दिया ही नहीं, सॉल्व क्या करें. एलिप्स गिवन है, मतलब आप उसको अपना स्टैंडर्ड एलिप्स मान सकते हैं. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इसके बारे में बात हो रही है. चलो एक बार थॉट लगाओ अपना, सोचो, थोड़ा बहुत माइंड लगाओ, सोचो. एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वी आर फेसिंग इट प्रैक्टिकली. सिचुएशन आ चुकी है, आप उसको रियली फेस कर रहे हो. ये क्या एलिप्स माना, स्टैंडर्ड मानना अपना, जब वर्टिकल मानना जरूरी थोड़ी है. अपन को जिसकी आदत होती है उसी से चलो. हालांकि किया ठीक, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बट अपन जनरली इसी से यूज करते हैं तो उसी से चलेंगे. ये अपना एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. बोलो क्वेश्चन में क्या है. एक पॉइंट कौन सा लू, एंड ऑफ मेजर एक्सिस है ना, ये हो गया ए पॉइंट, और बाकी दोनों इक्वल साइड्स कहां पर, इधर ऐसे. अरे क्वेश्चन पढ़ो ना ठीक से, है ना, इसलिए ट्राइंगल यहां से बना लेते हैं. अच्छा फिर से वही बात, यहां पर ऐसा ट्राइंगल कि ऐसा कि वैसा. आई थिंक वही वाला सवाल बन गया ना वैसे ही. तो मैंने इस बार इसको ऐसे ही लिया, ये लो, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. चलो अब बताओ क्या क्या खेल है. इस एरिया की बात करनी है ना, बोलो ये पॉइंट क्या है, ए कॉमा 0. पॉइंट मानो, हेल्प करो. ए कॉस थीटा, मानते तो हमेशा वही है, थीटा अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड कर लेते. ये कौन सा क्वाड्रेंट आया अपना, सेकंड. तो बोलो थीटा कॉस, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा. पाई बाय 2 से पाई चला दे तो थीटा हो जाएगा अपना कहां से कहां तक, पाई बाय 2 से पाई. चलो ठीक है, आगे देखो. पाई बाय 2 से पाई हमारा थीटा है. अब ये पॉइंट क्या होगा, ए कॉस थीटा माइनस, अब ये तो आपको माइनस लेना ही पड़ेगा, माइनस बी साइन थीटा. कहीं बोलते हैं सर यहां पर तो ये दोनों नेगेटिव होंगे ना, तो वो तो है नेगेटिव. कॉस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई. चलो अब बताओ आगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करवा दो. ये अच्छा, अब ये यहां पर मजा आएगा खेलने में. ये कितना है बेटा, 2b साइन थीटा, और ये कितना है, a प्लस. बस अगर ये बोला ना उसी वक्त खेल खत्म तुम्हारा. मॉड, यस. किसने बोला था मॉड, करेक्ट, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव कोऑर्डिनेट. अरे समझो तो,
भाई ये -3 अगर होता तो तुम बोल रहे हो ये लंबाई -3 है, मैं नहीं बोल रहा, तुम बोल रहे हो। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या लगेगा बेटा, मॉड। चाहो तो मॉड हटाओगे भी तो -1 cos थीटा से खुलेगा, क्योंकि अंदर मसाला नेगेटिव है। या तो आप मॉड लगा दो बकायदा, मॉड a cos थीटा लिख दो इस लंबाई को, या फिर इस लंबाई को -1 cos थीटा लिख दो। क्योंकि मॉड के अंदर स्टफ अगर नेगेटिव होता है तो मॉड कैसे खुलता है, माइनस के साथ। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, अब मैं हाफ बेस में डिवाइड से, यदि आपको क्वेश्चन डन है, बोलो हाफ बेस इज 2b sin थीटा इनटू, बोलो a प्लस थोड़ी -a cos थीटा, a -a cos थीटा। आया समझे? बस ये अपना एक फंक्शन बन गया है, इसको मैक्सिमाइज करना है। पेन चलाओ। फटाफट करना, डी ए बाई डी थीटा। हाँ जी, कौन बताएगा? थीटा कितना आ रहा है, 5 पाई। चलो देखते हैं, आई डोंट हैव द आंसर, सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो साइन का क्या करें, कॉस, कॉस 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन, और कॉस का हो गया माइनस साइन, और बोलो प्लस साइन ही लिख दें क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ये सबसे हो गया होगा। ये आ रहा है आपके पास कॉस, सेम वैसे ही तो बन रहा है बिल्कुल, कॉस माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो ये आ रहा है फाइनली, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा -1, फैक्टराइज करोगे 2t² माइनस t माइनस 1, 2t² माइनस 2t प्लस t माइनस 1, 2t प्लस 1 एंड t माइनस 1। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास, माइनस को बाहर बिठाएं, 2 cos थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1। तो मैं cos थीटा माइनस 1 को एक काम करता हूं, माइनस देकर 1 माइनस cos थीटा बना देता हूं, आई थिंक समझ जाएंगे, 1 माइनस cos थीटा। चलो अब बताओ खेल क्या है, ये थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, cos क्या होगा, नेगेटिव, और ये फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, इसका कोई रोल है ही नहीं अब। ठीक है, और सिर्फ क्या बचा, 2 cos थीटा प्लस 1, तो 2 cos थीटा प्लस 1 की साइन स्कीम बना लो। ये थीटा कौन सा हुआ, 2 पाई बाय 3, ये हो गया 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, और यहां पर है पाई बाय 2, और यहां पर है पाई। चलो सोचना शुरू करो,
π/2 से 2π/3 में बताओ। अच्छा, ये पाए पर -1 होता है, ये भी लिख लिया करो, है ना। पाए पर कॉस क्या होता है? -1। इधर क्या होता है? -12 और इधर क्या होता है? 0। अब आपको क्लियरली नजर भी आ जाएगा कि अगर ये -12 से 0 है तो बोलो ये चीज क्या हुई? ये नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप चाहते हो कि नेगेटिव बन जाओ। देखो 2 cos थीटा +1 < 0, तो cos थीटा किससे छोटा होना चाहिए? -12 से छोटा होना चाहिए। और -12 से छोटा किस में हो रहा है? इधर हो रहा है ना, -12 से छोटा। समझ में आया? -12 से छोटा इधर हो रहा है, तो इधर ये नेगेटिव होगा और इधर क्या होगा? पॉजिटिव। ये था अपना cos थीटा -1, है ना। माइनस थोड़ी चेंज किया अपन ने, माइनस बस इसको दे दिया, तो वो 1 - cos थीटा बन गया। ठीक है, क्लियर? कोई साइन चेंज नहीं किया। ठीक है, आगे देखो, ये प्लस हुआ और यहां क्या हुआ? माइनस। तो आंसर क्या है अपना? 2π/3। और इस पर क्या होगा? मैक्सिमा। किस किस का सही था? ठीक है, लिख लो 2π/3 पर मैक्सिमा। हाँ जी बेटा, सीधी सी बात, अपन क्या चाह रहे हैं कि ये फैक्टर नेगेटिव हो जाए। ये फैक्टर नेगेटिव होने के लिए कॉस क्या होना चाहिए? -12 से छोटा। अब -12 से छोटा किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है -12 से छोटा, तो इस जगह पर ये फैक्टर नेगेटिव हो रहा है और इधर फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वरना फिर कॉस का आप डिक्रीजिंग का ग्राफ बना के देख लो। दूसरा तरीका देखो, कॉस का आपने ये ग्राफ बनाया, ये पाए कहां तक बनाना है? पाए तक ही बनाना है, π/2 से पाए। अब देखो आगे, π/2 से पाए और यहां पर है 2π/3। 2π/3, तो कॉस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो कॉस यहां पर डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा नेगेटिव आएगा। तो यहां पे जितना आगे जा रहे हैं उतना ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, और पहले कम नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव, और आगे ज्यादा नेगेटिव। ऐसे करके कर लो। और ज्यादा इसको जाना है तो आप बहुत क्लियरली देखना है, तो आप 2 cos थीटा +1 का ग्राफ बना दो, है ना। जैसे इसको ये भी सिखा रखा है, ये 2 cos थीटा का ही तो ग्राफ है, और इसको 1 यूनिट ऊपर चढ़ा दो, 1 यूनिट ऊपर, तो ये आपका कौन सा पॉइंट बन जाएगा? -1 बन जाएगा। तो ये -1 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, 3 हो गया, और ओरिजिन कहीं यहां से गुजरेगा। ठीक है, फिर आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। बट छोड़ो ये सब, इसका कोई सेंस नहीं है, वही सही है। ये 2 तरीके बता दिए, दैट इज इनफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन पे। फॉर अ ट्रेन, लिखो फॉर अ ट्रेन, फॉर अ ट्रेन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, फॉर अ ट्रेन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वेरीज, the cost of fuel varies as the square, as the square of its speed, as the square of its speed। ठीक है, ब्रैकेट लिख दो इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर, and the cost is, and the cost is 24 kilometer per hour, and the cost is, sorry, rupees 24 kilometer per hour। समझ जाओ,
obviously, and the cost is rupees 24 kilometer per hour when the speed is 12 kilometer per hour. When the speed is 12 kilometer per hour. If other expenses amounts to rupees 96 per hour, rupees 96 per hour, 96 रुपीस हर घंटे के लगते हैं अदर एक्सपेंसेस। इस 90 तो क्या हो गया यार, एक घंटे के 96 नहीं मिल सकते किसी को? लिखो अगला, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, find the most economical speed and the cost of journey of 100 kilometers and the cost of journey of 100 kilometers. हो गया भाई, सीधी सी बात है। ऐसा तो हर एक कोई चाहेगा कि ट्रेन को चलाना है ना, और ट्रेन का कॉस्टिंग सब लिख दी कि एफिशिएंसी क्या है और सब कुछ क्या है, ठीक है। तो हर घंटे के क्या है उसकी जरा बताना, कॉस्ट ऑफ फ्यूल कैसे वेरी करता है? कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोपोर्शनल टू, हाँ, तो क्लियरली जितनी तेज गाड़ी चलाओगे उतना खतरा है ज्यादा फ्यूल खर्च होने का, इसलिए स्लो चलाओ, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू कांस्टेंट v स्क्वायर। अब कांस्टेंट पहले निकलवा दो। कांस्टेंट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ फ्यूल बच्चों कितनी है इसने, ठीक से पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो ना साथ साथ। 24 कॉस्ट पड़ती है जब कितनी स्पीड से चले, 12 से चले अगर अपन, तो फिर इतना खर्चा होता है, इन्होंने बता दिया। तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1/6। ये चीज हमें समझ में आ गई कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 6। ये है, ये तो सिर्फ फ्यूल की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, बट हम इंटरेस्टेड हैं टोटल खर्चे में, ठीक है, पर आवर। पहले अपन बात करेंगे पर आवर की, ये सारा खेल पर आवर का चलेगा। तो बोलो, ये v स्क्वायर बाय 6 अपना क्या है, पर आवर है ना, पर आवर अपनी कॉस्ट आई है। अब टोटल अपन कितना चल रहे हैं, 100, अपन को देखना पड़ेगा ना कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 100 किलोमीटर चल रहे हैं, 100 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, और v स्पीड से चल रहे हैं अगर, और टाइम लग रहा है t, तो बताओ टाइम टोटल कितना लगा, 100 बाय v, इतना हमें समय लगेगा, इतने आवर्स लगेंगे। आया समझ में? तो हमारे 1 घंटे की कॉस्ट इतनी है फ्यूल की, या अपन 1 घंटे की टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर उसको उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पर आवर की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लिखता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्लस ड्राइवर का खर्चा। अरे ड्राइवर की सैलरी, वो तो बोलता भैया मैं 96 पर आवर लूंगा। अब चाहे मैं गाड़ी चलाऊं चाहे ना चलाऊं, चाहे मैं किसी भी स्पीड पे चलाऊं, मुझे 96 पर आवर आपको देने, ठीक है भाई। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्लस ड्राइवर एक्सपेंस 96 रुपीस पर आवर, ये है पर आवर का खर्चा, 1 घंटे का खर्चा ये है, और इतने घंटे चलना है। तो बोलो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, तुमको समझ में आया क्या? टोटल कॉस्ट हो जाएगी
कॉस्ट ऑफ फ्यूल है v²/6 प्लस 96 इंटू 100/v, और ये कॉस्ट मुझे चाहिए कम से कम, टोटल कॉस्ट होनी चाहिए कुल मिला के कम से कम। आगे तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएट करो, जीरो करो, कितना आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वरना अगर ड्राइवर वाला पॉइंट नहीं होता तो फिर आराम से ड्राइवर बोलता भाई जीरो की स्पीड पे चल, समझ रहे हो, आराम से चलते रुकते रुकाते, टेंशन क्या है, ठीक है, पर टेंशन है, जितना रोकेंगे उतना ड्राइवर का मीटर बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमें यहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलो, तो इसको हम अगर टोटल देखें 100/6 v प्लस 9600 अपॉन v, ये बन गया मेरा फंक्शन। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, f डैश v इज इक्वल टू 100/6 -1/v², 9600, और इसको कर दो इक्वल टू 0, और इज इक्वल टू 0 करने से ये 0 0 कट गया, हमारे पास आ रहा है 1/6 इज इक्वल टू 96 अपॉन v², और ये हो गया 16 6 96, यानी 24 किलोमीटर पर आवर। और आप चाहो तो इसको डबल डिफरेंशिएट भी कर लो, जब इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो बोलो ये क्या आ जाएगा, ठीक है ना, -2 + 1, सॉरी इंटीग्रेट कर रहा हूं, nx की पावर n-1, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो अपने पास मिनिमम आ जाएगा। आ रहा है समझे, तो हमें कुछ ज्यादा टेस्टिंग करनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डबल डैश तो कितना फायदेमंद है, कई बार डायरेक्टली अपने पास रिजल्ट आ जाता है। तो मैं कई बार जैसे इस टाइप के जो ऑप्टिमाइजेशन वाले सवाल है ना, खासतौर से बोर्ड में जब करोगे ना, बोर्ड वाले को डबल डिफरेंशिएट करके ही दिखाना ज्यादा था, उसको वही ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, खुश हो जाएगा देखते ही। चलो, एक तो जैसे मान लो 5 कॉपी चेक कर रहा है, उसने वो एफ डैश से कर लिया, एक देखा डबल डिफरेंशिएट, हाँ यही इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको 5 नंबर की जगह 10 नंबर दे दो, ठीक है। चलो, हाँ जी, 1 मिनट चुप चुप, सवाल पूछ रहा है। क्यों करे, इतना आसान हो रहा है, जब चीजें टफ होती है तब कुछ और सोचते हैं, जब चीजें इतनी भयंकर आसान है तब कुछ और सोचते ही नहीं, बस जो सामने आता है वो आंसर दे देते हैं। आया समझ? चलो, 24 किलोमीटर पर आवर, अभी टोटल कॉस्ट भी निकालनी, कितना 800 कॉस्ट आ रही है। चलो 24 को 28 इसमें डाल दो, 800 रुपए में 100 किलोमीटर चलने को मिलेगा, ठीक है, ट्रेन को, वो भी पूरी ट्रेन चल रही है मस्त, विद ड्राइवर का खर्चा। चलो नेक्स्ट, बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये मेरा आधे घंटे में क्यूबिक एनालिसिस तो नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं कितना, चलो स्टेशनरी इनसे ही शुरू करते हैं। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, स्पेशल पॉइंट्स, हेडिंग लिखो स्पेशल पॉइंट्स। अब अपने 3 आर्टिकल बचते हैं मैक्सिमम मिनिमम में, स्पेशल पॉइंट्स, क्यूबिक एनालिसिस, एंड थर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, है ना, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, ये 3 आर्टिकल और चैप्टर खत्म। तो मोस्ट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट क्लास या थोड़ा सा उसके बाद शायद खत्म हो जाए। लिखो स्पेशल पॉइंट्स में लिखो, फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट, फर्स्ट लिखो स्टेशनरी पॉइंट,
बोलो, ये मैंने आपको बता दिया है क्या होता है यहां पर, dy by dx जीरो हो जाता है। तो उसमें लिखो द स्टेशनरी पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ डोमेन, स्टेशनरी पॉइंट्स, एसपी लिख दो शॉर्ट में, एसपी, एसपी, एसपी आर द पॉइंट्स ऑफ डोमेन where f dash x is equal to 0, f dash x is equal to 0, बस खत्म। ठीक है, डोमेन में होना चाहिए, ध्यान रखना, गलती से भी ऐसा ना हो कि वो डोमेन के बाहर आ जाए। ठीक है, एफ एक्स की डोमेन के, ठीक है, एफ एक्स की डोमेन के। चलो अच्छा, और स्टेशनरी पॉइंट पर मैंने बता दिया फंक्शन मोनोटोनिक भी हो सकता है और मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आ सकता है। ठीक है, सेकंड लिखो इसके बाद, क्रिटिकल पॉइंट्स, सीपी, सीपी, ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं है ना, कई लोग सोच रहे हैं सर एसपीसीपी, वही दिन याद आ गए। चलो सीपी में लिखो, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सीपीज। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये कि फाइंड सीपीज, क्रिटिकल पॉइंट, डायरेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, देयर आर 3 काइंड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। फर्स्ट, the point at which f dash x equal to 0, the point at which f dash equal to 0 यानी स्टेशनरी पॉइंट, ब्रैकेट में लिख दो एसपी, यानी एसपी को भी अपन सीपी बोलेंगे। ठीक है, जो भी एसपी है वो पक्का सीपी तो हो ही होगा। सेकंड, द पॉइंट, कॉस्ट कुछ ज्यादा ही हो गया, द पॉइंट at which f dash x does not exist, and third, the end points of the interval, the end points of the interval। तो बच्चों ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर किसी भी तरह का नहीं रखना है। सीधी सी बात यह है कि पहला है एसपी, स्टेशनरी पॉइंट अपना क्रिटिकल पॉइंट होगा, और स्टेशनरी पॉइंट है तो वो पक्का फंक्शन की डोमेन में तो है ही। ठीक है, जो भी सीपी होगा ना वो फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। क्या, जो भी सीपी आएगा वो फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए, बिना फंक्शन की डोमेन के कोई सीपी नहीं होगा। प्लस या मैं इसको कर देता हूं एसपी यूनियन कर लेता हूं, चलो यूनियन, या तो एसपी हो या फिर ऐसा पॉइंट हो जहां एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड हो। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा आ गया x-1 अपॉन x-3, ये एफ डैश एक्स है, एफ एक्स नहीं है, आया समझ में। तो इसमें अगर 3 जो है, अब 1 तो सीपी है ही, पर 3 भी सीपी बन जाएगा यदि 3 हमारा फंक्शन की डोमेन में है, भले ही वहां पर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है, लिखा है ना वहां पर। सेकेंड टाइप ऑफ सीपी क्या होता है, जहां एफ डैश एक्स हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है बट एफ एक्स की डोमेन में है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो भी सीपी होगा। और एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल, अगर है तो, जैसे मान लो इंटरवल दिया है इन्होंने 6 से 10, ये क्लोज्ड है ओपन है, इस इंटरवल में बात कर रहे हैं, तो 6 को भी आप सीपी में काउंट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट में, ऑब्वियसली 10 को नहीं करेंगे, इसीलिए लिखा है इफ इंक्लूडेड। और ये तीनों चीजें एक तरह से
फुल प्रूफ करने के लिए बोल दूंगा इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन। इन तीनों का इंटरसेक्शन किसके साथ, यानी डोमेन के बाहर तो सीपी होगा ही नहीं। सबको समझ में आ गया? तो ये है अल्टीमेट तरीका टू फाइंड सीपी ऑफ एनी फंक्शन। आगे चल के आपको फंक्शन दिए जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एंड पॉइंट्स पे देखना है, जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है वो देखना है, और नॉन डिफाइंड पे देखना है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, लिख लो ये बात। और ये तो आप समझ ही गए हो कि एसपी है तो वो सीपी, एसपी इज अ सबसेट ऑफ सीपी। लिख दो, एसपी इज द सबसेट ऑफ सीपी। एसपी इज द सबसेट ऑफ सीपी। अगली जो थर्ड टर्म है, जो अगला पॉइंट है समझने वाला, वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं टेस्ट में, ये ध्यान रखना। ठीक है, सीपी आ जाता है, फाइंड सीपी, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन दिस कर्व, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है ये। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सीधी सी बात वो है, पहली बात तो पॉइंट शुड बी इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन में तो सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, बोलो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में मैंने बताया था एक बार। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? कॉन्केविटी स्ट्रिक्टली चेंज हो, स्ट्रिक्टली चेंज होनी चाहिए। कॉन्केव अप से फिर डाउन, या डाउन से फिर अप, यानी एफ डबल डैश एक्स बराबर 0। क्या? एफ डबल डैश एक्स बराबर 0 करने से हमें मिलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर 0 करने से हमारे पॉइंट आते हैं, जैसे ए पॉइंट आया, अब ए या बी पॉइंट आ गया मान लो, फिर यहां पे साइन स्कीम बना दी आपने, जैसे एफ डैश की साइन स्कीम बनती है वैसे ही एफ डबल डैश की बना दी। अगर एफ डबल डैश की ये साइन स्कीम है तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा, ये प्लस है मतलब कॉनकेव अप है, और इसके बाद कॉनकेव डाउन, और फिर कॉनकेव अप, ऐसा आया समझ में? तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आया? तो सीधी सी बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना बहुत ही आसान बात है। आपको सिर्फ क्या करना है, डबल डैश बराबर 0, और कॉन्केविटी वहां पर चेंज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताओ कोई भी क्यूबिक का कर्व है, क्यूबिक का कोई भी कर्व है, उसके कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे? हमेशा एक, एग्जैक्टली 1। और सोचो ऐसा क्यों? क्यूबिक का एफ डैश क्वाड्रेटिक, और एफ डैश का डबल डैश लीनियर, यानी हर बार आप क्यूबिक से डबल डैश पे लीनियर पे तो पहुंचोगे ना, और लीनियर पे जब आओगे तो लीनियर 0 किसी न किसी पॉइंट पे तो होगा ही होगा, और वो ही क्या होगा, उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब एक बार तो कोई भी दुनिया का क्यूबिक का ग्राफ हो, हमेशा अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा ही करेगा, चाहे वो इंक्रीजिंग ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, इंक्रीजिंग भी कोई क्यूबिक है तो आप उसको कभी भी ऐसे ही बना दोगे, ऐसे कभी भी कोई क्यूबिक का ग्राफ नहीं बनेगा। हो सकता है वो ऐसे जाए और यू जाए, यू जाकर यू टर्न जरूर लेगा। एक वक्त आएगा जब वो अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा होगा। ठीक है, और एग्जैक्टली एक ही पॉइंट होगा जहां पर उसकी कॉन्केविटी चेंज होगी। क्यूबिक का ग्राफ अपना ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास यहां पर ये कॉन्केव डाउन जा रहा है, कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जब वो डाउन से कहां हो जाएगा, अप की तरफ। अभी अपन पूरा की पूरा क्यूबिक एनालिसिस करने वाले हैं, और क्यूबिक का अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत इजीली निकाल भी सकते। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ऐसे भी समझो जैसे अपन कोई क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा क्या? नहीं होगा ना। और वैसे भी क्वाड्रेटिक में क्यों नहीं हो रहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन, नाम ही उसका ही है।
अपन ए पॉजिटिव ए नेगेटिव में क्वाड्रेटिक में पढ़ाते भी तो यही थे कि कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, वहां पे कॉन्केविटी चेंज ही नहीं होती है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ऐसे ही आप कोई भी फंक्शन आए तो आप कॉन्केविटी की बात कर सकते हैं, इसमें लिखो सब। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में a point where the graph a point where the graph of a function has a tangent line where the strict concavity changes. Where the strict concavity changes is called point of inflection. Is called point of inflection. Next line में for computing point of inflection of any function compute the solutions of d2y over dx square equal to 0, d2y over dx square equal to 0, or d2y over dx square does not exist. ठीक है, d2y over dx square does not exist भी हो सकता है। अभी वो वही चीज बताई थी, अगर मान लो ऐसा हो जाए x माइनस ए x माइनस बी और ये d2y over dx square आ रहा हो और उसकी साइन स्कीम हमारी ये बनी है, तो हम क्लियरली क्या बोलेंगे कि ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो कॉन्केविटी चेंज, और ऐसे हम यहां पर बोल सकते हैं। क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, क्लैरिटी आती रहेगी सारी चीजों की। लिखो, अच्छा एक नोट लिख दो पहले, एक नोट वो क्यूबिक वाला जो भी बताया। एवरी क्यूबिक पॉलिनोमियल must have exactly, बोलो, one point of inflection. Exactly one point of inflection. इसमें लिख दो ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी 3ax स्क्वायर 2bx प्लस c क्वाड्रेटिक डबल डैश x 6ax प्लस 2b, और इसको अगर आप जीरो कर लो तो ये आ रहा है पॉइंट माइनस बी बाय 3 है, ये आ रहा है ना। और यहां पर पता नहीं है, प्लस माइनस भी हो सकता है और माइनस प्लस भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन ए क्या है। ठीक है, तो इस पर कॉन्केविटी विल चेंज। लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln x, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ध्यान रखना डोमेन में आना चाहिए।
करेक्ट। ई की पावर -3/2 आंसर सही है। अगला करो x की पावर 1/3, जिससे हो जाए वो x की पावर 1/3 निकाले। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। चलो देखो, पहला देख लो, y डैश 2x ln x प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ये कैंसिल हुआ। और डबल डैश एक बार और कर लेते हैं, y डबल डैश 2 बाहर x1 प्लस ln x और प्लस 1, ठीक है। और इसको आपने क्या कर दिया, 0, 2 3 प्लस 2 ln x, और इसको अब आपको 0 करना है। तो ln x आ रहा है क्लियरली -3/2, यानी x आ रहा है e की पावर -3/2। तो यहां पर e की पावर -3/2, यहां प्लस और यहां माइनस। और x की पावर 1/3 की बात अगर करें तो ध्यान से समझो, इस पे वर्टिकल टैंजेंट आती थी। vt अगर किसी को याद है, इसका ग्राफ भी सिखाया था। जैसे एक्स क्यूब ये था, x की पावर 1/3 ऐसे था, ये था। और ये है टेंजेंट एट 0। और ये देखो कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन। आया समझ में? ठीक है, एक तो एक ग्राफ से देख लो। दूसरी चीज, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें y डैश, तो ये आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3। और एक बार फिर डिफरेंशिएट करें, इसको हम लिख देते हैं 1/3 x की पावर -2/3। एंड नाउ -2/9 -1 x की पावर माइनस, ये हो गया 5/3। तो अभी आपको बताएगा जहां पर ये नॉट डिफाइंड हो, ये नॉट डिफाइंड किस पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है। तो ये 0 पर अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। यहां से अब उल्टा चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि माइनस है। देखो कॉन्केव अप, देखा ग्राफ, कॉन्केव अप, और फिर क्या हो गया, कॉन्केव डाउन। दिस इज अ केस ऑफ अ वर्टिकल टैंजेंट। वर्टिकल टैंजेंट आपको बताया था जहां पर एफ डैश टेंड्स टू इनफाइनाइट, मॉड एफ डैश एक्स, याद है, टेंड्स टू इनफाइनाइट, आइदर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। अगर अपन इसका 0 प्लस पे बात करें तो ये स्लोप पॉजिटिव है, यानी आर एच टी क्या आएगा, इनफाइनाइट। और अगर एल एच टी की भी बात करें तो सेम वैसे ही जा रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो इसमें ये होती है इसकी वर्टिकल टैंजेंट। ठीक है, हमें तो खैर चाहिए क्या था, सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और वो क्या आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। और मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया भाई, हम्म एसपी भी निकालना है इसमें, एसपी सीपी बोथ।
इसमें आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कर्व बनाएं एक बार, ड्रॉ द कर्व ऑफ दिस फंक्शन, और उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या हो रहा है। जैसे इधर देखो, अगर हम सबसे पहले बनाए x 0 से 2 में, बात नहीं बिल्कुल, अब ये देखो फिर वही हो रहा है, कंट्रोल योरसेल्फ। 0 से 2 में ये 1 पर अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, सॉरी 1 पर ये स्लोप मतलब dy बाई dx 0 हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो 0 रखें, अगर देखो ग्राफ 0 रखने पर क्या मिल रहा है 2, ये 1 2 ये पॉइंट, और 2 पर भी 2, ठीक है, 2 पर भी 2 ही मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। तो एक्चुअली x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जा रहा था, ये यूं जा रहा था, और इसको आपने क्या किया 1 यूनिट ऊपर चढ़ा दिया, ये यहां पर हो गया, और ये कॉन्केविटी 1 पे चेंज कर रहा है, ऐसा जाएगा ये देखो 1 पे, सॉरी 1 पर dy बाई dx क्या आ रहा है 0, कॉन्केव तो अप ही है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो अगला है रूट एक्स माइनस 2 प्लस 1, तो देखो x को 2 डालने से क्या मिल रहा है 0 1, यानी ये आ रहा है 1 यहां पर, और क्लोज है, और ऊपर ओपन कर लो इसको, ठीक है। अब बोलो 3 पर 2, 3 पर 2, 3 पर 2 वापस यहीं पर आ गए, और इस बार रूट एक्स माइनस 2 ऐसे जा रहा है, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते, हाँ, और 3 पर ओपन कर लेते हैं, चलो 3 इसमें रखो, अब वापस हमें 2 मिल रहा है, यानी ये क्लोज ही अच्छा था, जबरदस्ती ओपन करवा दिया, ठीक है। और 5 रखने पर भी 2 ही मिल रहा है, और 5 पर 2 4 एंड 5 यहां पर जाएगा, 5 पर हमारा 2 है। चलो अब ये x4 पर dy बाई dx 0 हो रहा है, तो इधर से नीचे से डिप कराते हुए यहां तक ले आओ, ये पॉइंट हो गया, और 5 पर ओपन एक बार देख लेते हैं अब, ठीक है। इधर तो ओपन है पर इसके हिसाब से क्लोज्ड ही है, समझ रहे हो, उधर ओपन है बट यहां पर क्लोज हो, अच्छा ये 5 को इंक्लूड होना चाहिए यहां पर, एक मिनट वो क्वेश्चन में 5 को अच्छा ऊपर इंक्लूड कर लो, चलो इधर इसको अपन इंक्लूड ही कर लेते हैं, और 5 से लेकर 6 पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी 6 पर 4, अच्छा इसको थोड़ा सा शार्प करके बनाना है ताकि वो दिखे नॉट डिफरेंशिएबल है, चोंच दिखे, ये रहा 4, ये बन गया मेरे फंक्शन का ग्राफ बहुत इजीली। चलो अब मुझे सीपी लिखवाने में पहले तो हेल्प करा दो, सीपी बोलो एक एक करके, सॉरी एसपी 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 बोलो पहले, 1 हो गया और 4 हो गया, और तो कोई नहीं है ना। अब सीपी ध्यान से बोलना, पहला एंड पॉइंट हो गया 0, 1 और 4 तो है, 1 और 4 है, 2 पर एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल थोड़ी है, एफ डैश एक्स जो है वो अपना नॉट डिफाइंड आ रहा है, पर पॉइंट डोमेन में है, तो अपन 2 को ले लेंगे, और 3 4 को तो हमने ले ही लिया। 5 पर शार्प कॉर्नर है, लिख लो 5 पर यहां पर शार्प कॉर्नर है, 3 को नहीं लिया क्या, एक मिनट को, 3 पर शार्प कॉर्नर आ रहा है, 3 पर भी आप लोग लिख लें, 5 पर एक मिनट को, 5 पर, हाँ 5 पर शार्प कॉर्नर है, नहीं 6 तो डोमेन में नहीं है ना, नहीं नहीं वो ये है भाई अरे अरे वो क्या कर रहे हो, चलो लिखो 5 पर ये शार्प ही रहेगा ना, हाँ लाइन है, कर्व जा रहा है और फिर वो शार्प जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट का फुल फॉर्म ही सीपी होता है, हाँ इंटरवल्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां पर ब्रेक हो रहा है, जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है वहां पर तो आप बोलिए नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर एफ डैश एक्स, बात नहीं।
एक बार, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि 5 पर आप चाहे तो एक बार चेक कर लें। 5 पर एक बार सॉल्व करके देख लो। 5 पर हार्डली कितना सा टाइम लगेगा। 5 अगर इसमें रखें तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो जो 2 आ रहा है, इसका स्लोप 2 आ रहा है, और इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, 2x माइनस 4 प्लस 1, और अच्छा सॉरी 1 नहीं आएगा, और 5 रखने पर ये क्या आ रहा है 2, यानी ये तो सेम आ गया भाई। ये लग रहा था बट दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहां से देखो ये टेंजेंट यही आ रही है ना, वो एक ही लाइन आ रही है, तो 5 को आपको हटाना पड़ेगा। 5 को हटा दो आप, क्या ठीक से बोलो, इंटरवल कौन सा 5 कहां से, 5 पर हम शार्प कॉर्नर की वजह से डाउट कर रहे थे, है ना। 5 को अपन शार्प, इंटरवल का पार्ट मतलब पूरा इंटरवल देखना है आपको। इंटरवल मतलब 0 से लेकर 6 तक, ये हुआ तो 0 क्लोज्ड 6 ओपन, और ये 2 पर एनडीए, और इस पर तो 0, और 3 पर एनडीए, और 5 पर ये डिफरेंशिएबल आ गया है, टेंजेंट वो ही बन के निकल गई है, तो इसीलिए हम 5 को नहीं लेंगे। तो इसलिए कहीं पर डाउट होगा थोड़ा सा भी उसको चेक कर लिया करो, 1 सेकंड लगता है डिफरेंशिएट करके। अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। नहीं, इंटरवल टोटल, इस फंक्शन की बात हो रही है ना एफ एक्स के, तो फिर अपन टोटल बात करेंगे, ठीक से बोलो। हाँ, जो जो भी आपको नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन करके दे रहेगा, तो 0 और 6 पर भी आप जरूर चेक करोगे। हाँ, तो फिर अपन 0 और 4 को भी लेते, डेफिनेटली लेते, है ना। जो भी आपको इंटरवल दिया है, मान लो एफ एक्स बराबर लॉग एक्स दिया है 5 से 10, तो 5 और 10 भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स में आएंगे, क्योंकि वहां से आपका ग्राफ शुरू और एंड हो रहा है। जहां से ग्राफ शुरू या एंड होता है उसको भी अपन क्रिटिकल पॉइंट्स में लेते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला लिखें इसके बाद, क्यूबिक एनालिसिस। क्यूबिक एनालिसिस, ये सारी चीजें हो गई, इसमें और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखे क्यूबिक एनालिसिस, दिस इज अ वेरी वेरी गुड एनालिसिस, और काफी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, और इट्स लाइक पूरा अंडरस्टैंडिंग है। ये वो है जो हमने एक्चुअली अभी पढ़ लिया है, अब कुछ मुझे इसमें नया नहीं पढ़ाना है, ठीक है। अब दो ही एप्लीकेशन है, क्यूबिक एनालिसिस और एक डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, और वो भी अलोंग कॉमन नॉर्मल होती है, वो भी ज्यादा कुछ उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसी का बस यूज है, आप इसको समझ लें। तो क्यूबिक एनालिसिस में हमारे पास एक क्यूबिक है, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसको थोड़ा एक बार ध्यान से सुनना, और पूरा एनालिसिस अपने आप घर जाके करने की कोशिश करना। आज शायद मैं पूरा नहीं करा पाऊं, थोड़ा सा मैं करवा के आपको छोड़ूंगा, और बाकी फिर आपको खुद कोशिश करने के लिए दूंगा घर पे, ठीक है। आपको आइडिया देते हैं कि किस तरीके से इसका एनालिसिस किया जाता है, तो कोई लिखेगा नहीं, थोड़ी देर तक सिर्फ सुनेंगे। हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है क्यूबिक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। पहली बात तो ये क्यूबिक सिर्फ तब है जब ए इज नॉन जीरो, तब हम बोल सकते हैं दिस इज अ क्यूबिक। जैसे अभी मैं एक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन ही तुम लोगों के लिए फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था, उसमें फ्रैंकली हो जाऊं, उसमें मैंने कुछ किए टाइप से यहां पर कुछ लगा दिया था, और लगाने के बाद फिर बाद में ध्यान किया कि बच्चे ने अगर बोला सर के जीरो हो गया, तो ये क्यूबिक की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और फिर उसके हिसाब से सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बोनस बोनस होने के चांसेस है, तो फिर उसमें थोड़ा सा मोल्डिंग करनी पड़ी, समझ रहे हो। अब तो ऐसा कुछ हो गया था, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि क्वेश्चन शायद रिमूव भी हो गया, या हो सकता है कि उसी में मैंने कुछ चेंज कर दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, अभी अभी ए इज नॉन जीरो, ठीक है। अब हम अगर इसके रूट्स की बात करें, पहले तो क्यूबिक के रूट्स के बारे में आप लोग क्या क्या समझते हैं, क्या क्या रूट्स होते हैं इसके।
तीन है भाई, तीन। क्या अल्फा बीटा गामा? सर वो देख लो कौन रियल इमेजिनरी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आराम से, आराम से। दरअसल इस चीज को समझो, मजाक को एक लेवल तक ले जाओ बस, फिर उसके बाद सिर्फ लर्निंग पे ध्यान। ठीक है, हमारे पास या तो 3 रियल रूट्स, ध्यान से सुनना, 3 रियल रूट्स, बहुत अच्छे से एनालिसिस समझना और थोड़ा सा घर पे ट्राई करना। या अच्छा 2 रियल 1 इमेजिनरी नहीं होते कभी, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी, यही दोनों पॉसिबिलिटीज रूट्स में होती है। ठीक है, अब जब 3 रियल रूट्स हैं, इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं कि तीनों रूट्स डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा, और 2 इक्वल हो जाए और एक अलग हो जाए, क्लियरली अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, एंड द लास्ट केस ऑल आर इक्वल, अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, और इस केस में 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अल्फा, ये सारे अपन अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल, तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लो एक रूट अल्फा है तो एक p प्लस आयोटा क्यू और दूसरा p माइनस आयोटा क्यू, ऐसा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कितने पॉइंट पर fx का ग्राफ टच करेगा इंटर, आपको हर एक केस में ग्राफ पता होने चाहिए। ठीक है, कि ग्राफ क्या होने वाला है। तो इस केस में अगर अपन बोले तो हमारा ग्राफ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, है ना, 3 पॉइंट पर कटिंग होगी एक्स एक्सिस। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे से ऐसे जा रहा है कि ऊपर से नीचे जा रहा है? ये साइन बताएगा ए, लीडिंग कोएफिशिएंट। ध्यान से सुनेगा एक पॉइंट, जैसे क्वाड्रेटिक में जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता था वो बताता अपवर्ड और डाउनवर्ड का बिहेवियर, इसी तरह क्यूबिक में जो ए होता है वो बताता है कि स्टार्ट ये नीचे से उठ के ऊपर जा रहा है, या नीचे समझ लो पाताल से स्वर्ग जा रहा है, कि स्वर्ग से आते हुए फिर धड़ाम नीचे पाताल की तरफ जा रहा है, ये हमें ए बताता है। अब ये ए कैसे बताता है इसको समझ लो। इस केस में हमारा ए पॉजिटिव होता है और इस केस में ए हमारा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो इसे एक्स क्यूब का ग्राफ है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, आ रहा है समझ में? तो इस केस में, और वरना फिर आप इसको दूसरे सेंस से समझे कि x अगर अपन माइनस इंफिनिटी ले जाए, a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है माइनस इंफिनिटी ले जाओ तो कहां जाएगा? माइनस इंफिनिटी। तो इंफिनिटी ले जाने पर, माइनस इंफिनिटी जाने पर कहां जा रहे हो? माइनस इंफिनिटी। और x अगर इन्फानाइट ले जाओ तो इन्फानाइट, इन्फानाइट ले जाओ तो इन्फानाइट, आ रहा है समझ में? और इधर इन्फानाइट ले जाओ तो माइनस इन्फानाइट। अगर ए नेगेटिव हुआ तो बताओ, ए अगर मैंने -3 रख दिया, अब एक्स को इन्फिनिटी ले जाओ, कहां जाओगे? सिर्फ लीडिंग से ही सब कुछ चलता है, बाकी लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। ठीक है, सिर्फ एक्स क्यूब को पकड़ के देखते रहो कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा। ठीक है, अब एक चीज और, मैं एफ डैश को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर ही देता हूं। एफ डैश एक्स जो कि हमारा 3x² + 2bx + c, ठीक है, इसके रूट्स है हमारे अल्फा बीटा गामा या अल्फा अल्फा गामा और इस टाइप के, और इसके रूट्स हम मानेंगे x1 x2 एफ डैश के, x1 x2, हाँ ठीक है x2 कर लेते हैं। ठीक है, x1 x2 इसके रूट्स है। तो इसके रूट्स होने का मतलब ये होता है नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ, यानी अगर x1 x2 आर बोथ रियल एंड डिस्टिंक्ट तो वी हैव 2 टर्निंग पॉइंट्स, जैसे इन दोनों केसेस में। These are both the cases of d greater than 0 for, अब मैं d की बात करूंगा तो क्यूबिक का तो d होगा नहीं, ये तो कॉमन सेंस से समझ जाना, इसी के d की बात कर रहा हूं मैं। तो d is greater than 0 for f dash x,
क्यों? अगर इसका डी पॉजिटिव हुआ तो इसके रूट्स आएंगे x1 x2 और बोथ आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दीज आर, देखो ये x1 है, ये x2 है, ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है ये x1 है, ये x2 है, ये अल्फा बीटा गामा है। अल्फा बीटा गामा क्यूबिक के रूट्स है, x1 x2 क्वाड्रेटिक के रूट्स है, f डैश के रूट्स है। समझ में आई बात? ठीक है, थोड़ा सा अभी देखते रहो, रफली आपको समझा रहे हैं। फिर इसके बाद अगला केस पर आए, अल्फा अल्फा बीटा। अब खुद सोचो अपने आप, अल्फा अल्फा बीटा में क्या होगा? या मैं इधर बना देता हूं, थोड़ा सा क्लियरली बनेगा। अल्फा अल्फा बीटा मतलब यही चीज अब आपको करनी है, ठीक है ना, यही कंडीशंस निकालनी है आपको, हर पॉसिबिलिटी देखनी है। अल्फा अल्फा बीटा में ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है, और अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, यानी ये एक तो ऐसा आया और ऐसा आने के बाद अब ऐसे करके यू नहीं चला जाएगा, इसको काटकर नीचे चला जाएगा। ठीक समझ भाई? और ये है अपना अल्फा रूट और ये है अपना बीटा रूट। और मजेदार बात ये है कि ये जो अल्फा अपना रूट आया है ये एफ एक्स का भी रूट है ना। ये जो इस केस में हमारे पास बनेगा एफ एक्स, वो कुछ उस तरह से बनेगा, ए एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस बीटा। ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में हमारे पास क्या होगा? ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है, तो यहां से या तो अब ऐसे होगा, अब इसके भी दो टुकड़े होंगे। ये तो अपना ए नेगेटिव वाला मैंने बना दिया, अब ये पॉजिटिव बना था, ये आया और ऐसे उड़ गया। ठीक है, ये है अपना कौन सा? ए पॉजिटिव और ये कौन सा है? ए नेगेटिव। नीचे से आ रहा है, ऊपर जाना है ना तो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, नीचे से ऊपर जाने की तरफ, और ऊपर से गिर रहा है और नीचे आने की सोच रहा है। ऊपर से आ रहा है तू और नीचे क्यों आना चाहता है, यानी तेरे में नेगेटिव थिंकिंग आ गया समझ में? ठीक है, अब इसमें अगर अपन बात करें तो ये चीज अपन समझ सकते हैं कि एफ अल्फा 0 है, एफ बीटा तो ऑब्वियसली 0 है, पर इधर बात करें जो एफ डैश अल्फा है वो भी 0 है, यानी यहां पर जो x1 रूट है अपना वो अल्फा के साथ कोइंसाइड मार रहा है। आया समझ में? और ये अपना x2 रूट है और एक हमारा एफ डैश। अब यहां से आप बोल सकते हो कि x2 पर एफ डैश 0 हो रहा है बट एफ 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ अल्फा अल्फा बीटा। ठीक है, अब इस पर अपन और कंडीशंस निकालेंगे और सब देखेंगे। अच्छा, डी की बात करें अगर, व्हाट अबाउट द डी ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इन दीस टू? यस, डी इज स्टिल पॉजिटिव एंड डी इज स्टिल पॉजिटिव। जब तक दो पॉइंट पर टर्न हो रहे हैं तब तक डी पॉजिटिव ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जब तक दो पॉइंट पर टर्न हो रहा है, इसमें भी दो पॉइंट पर टर्न, इस सब में दो पॉइंट पर टर्न, वो उसमें डी क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज समझ आ गई, तो इसमें और इसमें आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, इस केस में एक और बात है, वो है एफ एक्स वन एफ एक्स टू इज लेस देन 0। यस और नो? एफ एक्स वन एफ एक्स टू इज x1 पे नीचे x2 पे ऊपर, x1 पे ऊपर x2 पे नीचे। क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना है ना भाई, ये वाला टाइप है कि ये वाला टाइप है। आपको तो क्यूबिक देगा उठा के, आपको देखना तो पड़ेगा एफ एक्स वन एफ एक्स टू लेस देन 0। और इसमें अगर बोलो तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। यस, एफ एक्स वन एफ एक्स टू इज इक्वल टू 0। मतलब सीधी सी बात, d ग्रेटर देन 0 ने मुझे इतना बता दिया कि ग्राफ इस तरीके से बन रहा है या ऐसा बन रहा है, ये मुझे d ग्रेटर देन 0 ने बता दिया। अब इसके बाद ये x एक्सिस के साथ ये d ग्रेटर देन 0 के ग्राफ है बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद वो x एक्सिस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है
वो मुझे fx1 fx2 ने बताया। आ रही है बात समझ में? अब ये मैंने जब ग्राफ बना दिया तो एक्स एक्सिस वही कहां है, इधर से गुजर रही है, इधर से गुजर रही है, कि इधर से भी गुजरेगी अभी। समझ रहे हो? आगे के केसेस में वो ही आने वाली। तो fx1 fx2 लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, दिस इज द केस फॉर दिस टाइप, और fx1 fx2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द केस फॉर दिस टाइप। और फिर अल्फा अल्फा अल्फा, ये आपको होमवर्क के लिए अपने आप सोच के आना है, और ये भी अपने आप होमवर्क के लिए सोच के आना है। थोड़ा सा मतलब एक बार खुद दिया ताकि आप लोग उस पर सोचें और मगिंग करें। ठीक है, इसको आप लोग लिख लें पहले थोड़ा सा रफली, आपको जो लिखवा है यहां पे लिख लो। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक में एफ एक्स लिखे, एफ डैश एक्स लिखे, ये इसके 3 रूट्स के केस बनाए, और ये अल्फा अल्फा बीटा वाला केस इधर जगह कम थी तो मैंने यहां पर लिख दिया है। आप लोग अच्छे से क्लियरली लिखे, ठीक है? और इसका होमवर्क में करके नेक्स्ट क्लास में अपन वापस से स्टार्ट लेंगे, पूरा फिर से समझाएंगे और देखेंगे कि आप लोगों का क्या एनालिसिस रेडी हुआ है, ग्राफ कैसे आ रहे हैं, क्यूबिक के ऐसे भी आएंगे ग्राफ। ये देखो, आपको सब बताना पड़ेगा, ये क्यूबिक का ऐसा जाएगा, क्यूबिक का आपका ऐसा यू टर्न होके यू जाएगा, ये होकर ऐसा भी जाएगा। ये सारे ग्राफ्स होने वाले, आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह की क्या कंडीशन है। वो तब होगा जब आप शांति से बैठ कर सोचोगे कि मैंने क्या बताया, और ये दोनों होमवर्क करके आने। ठीक है, और होमवर्क में बाकी क्या दिया आपको, जे एडवांस्ड। ठीक है, जे एडवांस कर लेना मोनोटोनिसिटी की, और नेक्स्ट क्लास से आपको O1 देना शुरू कर देंगे। चलो ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लें ठीक से।